So hey guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन देखेंगे बाय लंग्स के थ्रू। अभी तक हमने गिल्स का देख लिया, हमने एक्वेटिक फिशेस में देख लिया कि कैसे होता है, हमने साइक्लोस्टोम में देखा, इलाजमो ब्रांचेस में देखा और बोनी फिशेस में देख लिया। तीनों में देख लिया हमने कौन कौन से वेंटिलेशन के थ्रू जो होता है हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले लेक्चर में गिल्स के बारे में पढ़ा था, गिल आर्चेस के बारे में पढ़ा था, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ गिल आर्चेस देखी थी हमने, इंटरनल गिल और एक्सटर्नल गिल्स देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन बाय लंग्स पढ़ेंगे और मैमल्स का जो रेस्पिरेशन है वो कवर करेंगे। ठीक है, एम्फीबियंस का और स्नेक का वो हम बाद में करेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का वो बाद में करेंगे, क्योंकि पहले एम्फीबियन का पढ़ा दूंगी तो मैमल्स का पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैमल्स का आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है 11वीं क्लास में, तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से आता होगा। और कुछ कहीं ना कहीं किसी को पता भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हम सब ने ही रेस्पिरेशन इन मैमल्स देखा है कहीं ना कहीं, है ना। ह्यूमन बीइंग में, काओ में, वाओ में, है ना, कहीं ना कहीं सबको ने थोड़ा पढ़ा ही होगा। ह्यूमन बीइंग में तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ाया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया है, तो इसलिए मैं ये करवा दे रही हूँ। पहले मैं ह्यूमन बीइंग्स का लेके करवा दे रही हूँ, बाद में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एप्स वगैरह का करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स क्या कैसे होता है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आए, है ना, सबको पता है। पहले तो एक्वेटिक लाइफ चल रही थी, फिर जो ट्रांजिशन हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो हुआ वो किसका हुआ? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का हुआ, है ना, कि भाई पहले गिल्स के थ्रू पानी में सांस लेना। अब टेरेस्ट्रियल में आ गया तो उसके लिए कुछ और चाहिए हमें, है ना। तो उसके तो उसके लिए हमारी जो मॉडिफिकेशन हुई, तो बड़े बड़े एयर सैक्स बने, है ना, एयर सैक बने जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। ठीक है, जो इवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा रोल ब्रीदिंग का में प्ले किया है वो लंग्स ने करा है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन इनवर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन वाज ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो जाता है यार। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन वाज ट्रांजिशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग टू एयर। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द लंग। टेरेस्ट्रियल एनिमल में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। ऑल्दो आपको एम्फीबियंस के लार्वा में देखने को मिलेगा गैस, बट ज़्यादातर में लार्वल स्टेज में ही मिलेगा, एडल्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्टिब्रेट लंग्स आर इलास्टिक बैग्स डिज़ाइन फॉर एयर ब्रीदिंग। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के जो लंग्स होते हैं वो इलास्टिक बैग्स होते हैं। वो इलास्टिक इसलिए होते हैं क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड कर जाते हैं ना, जब इनहेलेशन होती है तो कितने ज़्यादा स्प्रेड कर जाते हैं वो, है ना, तो इलास्टिक बैग होते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर इज इनहेल्ड एंड श्रिंक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एयर इज एक्सहेल्ड, सबको पता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली, अब थोड़ी एम्ब्रियोलॉजिकली बात करते हैं कि डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है, लंग्स जो है एक आउटपॉकिंग है एंडोडर्म का, जो फेरिंग्स के पास के एरिया से या फेरिंग्स के एरिया से हुआ है। ठीक है, एक आउट पॉकेटिंग है। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन है, ना कि इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये एक आउट पॉकेटिंग हुआ किसका? एंडोडर्म की लेयर का। ठीक है, एंडोडर्म कौन सी लेयर होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो एंडोडर्म, उसकी उसकी आउट पॉकेटिंग है। ठीक है, किस एरिया के थ्रू? ये फेरिंग्स के जो आसपास का एरिया उससे, या फिर फेरिंग्स से ही बोल सकते हैं। ठीक है, द डाइवर्टिकुलम डिवाइड्स इनटू टू हाफ। ठीक है, जो ये जो उभरा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एम्प्टी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मोटा सा, है ना, ये दो पार्ट में आगे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, जिसे हम लंग बर्ड कहते हैं, पहले लंग बर्ड बना, विच आर डिज़ाइन टू गिव राइज टू ब्रांचियो। ठीक है, उसके बाद जो ब्रोंची, जिसने क्या करा, ब्रोंचियो में को वो करा, डिवाइड करा है। ठीक है, एंड द लंग्स प्रॉपर, फिर उसके बाद क्या बने? हमारे जो लंग्स बने वो प्रॉपर बने, ब्रोंची वगैरह एल्वियोली डेवलप होने के बाद। ठीक है, द ओरिजिनल अनपेयर्ड डग विथ कनेक्टेड द लंग्स टू फेरिंग्स सर्व टू कैरी एयर बैक एंड फोर्थ एंड इज नोन इन मोस्ट केसेस द विंड पाइप और ट्रैकिया। जो विंड को अंदर लेके आती है इनहेलेशन के थ्रू, और जो बाहर लेके जाती है एक्सहेलेशन के थ्रू, तो वो एक कॉमन पैसेज है। उस पैसेज का नाम क्या है? ट्रैकिया। उसको क्या कहते हैं? हम ट्रैकिया कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, सबने पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, ट्रैकिया क्या है? थोड़ा ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड कर रही होती है। ठीक है, मिड थोरैसिक कैविटी से, है ना, मिड थोरैसिक कैविटी से। ठीक है, और आगे जाके फिफ्थ लेवल तक, जो हमारा थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्रा होता है ना, वहाँ तक ये एक सिंगल ट्यूब में रहती है। ठीक है, फिर वहाँ से आके क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रॉन्चाई, प्राइमरी ब्रॉन की कहते हैं, जिसे हम, जो पहला डिवीजन होता है उसे हम प्राइमरी बॉन की कहते हैं।
ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो ईच ब्रोंकाई है वो फिर रिपीटेड डिवीजन होती है। ठीक है, और वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, फिर सेकेंडरी टर्चरी बनता है ना। तो टर्चरी में भी जब डिवीजन हो जाती है और ज़्यादा वो एक जड़े की तरह स्प्रेड हो जाता है तो उसे हम ब्रांचियोल कहते हैं। ठीक है, जो ब्रांचियोल होता है वो एक एंडिंग की टर्मिनल होती है, टर्मिनल पॉइंट होता है, जिसे ब्रांचियोल जो होता है टर्मिनल पॉइंट होता है। और किससे अटैच होता है, जो ब्रांचियोल के एंड में क्या होता है, ब्रांचियोल के एंड में आपको एल्वियोलाई दिखते हैं। ठीक है, द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचियोल एंड इनिशियल ब्रांचियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। जो भी ट्रैकिया वगैरह है ये किससे सपोर्टेड होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग की। जो कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं वो आपको प्रॉपर रिंग नहीं होते हैं। ठीक है, वो इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे ट्रैकिया वगैरह को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट क्यों कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो होता है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए जो होता है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ईच टर्मिनल ब्रांकियोल है गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलर बैग्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। ठीक है, फिर जो ब्रांकियोल है उनके पास क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, जिसमें मेन जो गैस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई में होते हैं। एल्वियोलाई में आपकी सबसे वो ब्लड कैपरीज उसके अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपका जो होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है हमारे लंग्स में, जिससे रेस्पिरेशन जो है, गैस एक्सचेंज जो है वो अच्छे से हो पाए। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रांक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। जो ये सब होते हैं ये क्या करते हैं, लंग्स का फॉर्मेशन, मतलब लंग्स को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स को जो है कंप्लीट करने का काम खाली लंग्स से कुछ नहीं होता, जो भी होता है ये एल्वियोलाई और ब्रांकियोल्स के थ्रू होता है, क्योंकि इन्हें वाटर का जो सॉरी एयर का जो पैसेज होता है वो इन्हीं सबसे आता है ना। लंग्स से ऐसे तो खुद तो खींच नहीं रहा है ना, तो ट्रैकिया, ब्रांकियोल्स, एल्वियोलाई, इन सबका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है लंग्स को कंप्लीट करने में और उसको एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने में। वी हैव 2 लंग विच आर कवर्ड बाय डबल पैल्यूरा। ठीक है, जो हमारी जो लंग्स है वो पैल्यूरा की डबल लेयर से वो है, कवर्ड है। ठीक है, जो हमारी एक जैसे ये लंग्स है हमारा, मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताऊँगा, मज़ा आता है मुझे। ये हमारा लंग्स है ना, ये हमारे हो गए 2 लंग्स। ठीक है, ये हो गई हमारी लंग्स की कवरिंग, ये हो गया पैल्यूरा। ठीक है, ये दोनों लंग्स में हो गया हमारा पैल्यूरा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस दिखता है आपको, फिर यहाँ पे एक और कवरिंग होती है हमारे लंग्स की, इसलिए बोल रहे हैं डबल कवरिंग होती है। ठीक है, अब इस स्पेस में ना पैल्यूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन वगैरह को रिड्यूस करने का काम करता है, हमारे लंग्स में फ्रिक्शन वगैरह को जो होता है रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो आउटर प्लेरल मेम्ब्रेन होती है इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरैसिक लाइनिंग, whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface। जो इनर वाली है वो लंग्स के कांटेक्ट में रहती है, जो आउटर वाली है जो हमारी थोरैसिक कैविटी है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ से उसके टच में बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, द पार्ट स्टैंडिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिंग अप टू टर्मिनल ब्रांकियोल constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system। ठीक है, जो हमारा ये जो नोस्ट्रिल हो गया और टर्मिनल ब्रांकियोल्स हो गया, नोस्ट्रिल और टर्मिनल ब्रांकियोल्स हो गए, इन सबको क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वो क्या कहते हैं हम लोग, इन सबको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, है ना, मतलब एयर को अंदर तक लाने का पार्ट। ठीक है, और जो एल्वियोली हो गया और ये डक्ट्स प्रेजेंट हो गए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है एल्वियोली वगैरह में, उसे हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस एक्सचेंज जो मेन हो रहा है वो वहाँ वहीं हो रहा है। और ब्रांकियोल्स तक, नोस्ट्रिल से ब्रांकियोल्स तक हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, मतलब एयर को जो है वो ही इनहेल एक्सहेल करके लाया अपने तरफ। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरजिन पार्टिकल्स। जो हमारे ट्रैकिया में आपको पता है म्यूकस की सिक्रीशन होती रहती है, जो भी हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं गलती से अगर, तो उनको ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका क्या काम करता है, ह्यूमिडिफाइड करना, मतलब जो हमारी एयर है उनको क्लियर करना, सारे गंदगी उनसे निकाल देना। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एक्सचेंज पार्ट होता है वही मेन पार्ट है हमारा गैस एक्सचेंज के लिए। बात कर लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ब्रीदिंग कैसे पॉसिबल हुई।
ठीक है, कैसे वो होता है ब्रीदिंग। जो मेन जो ब्रीदिंग में जो स्टेजेस होते हैं वो दो स्टेजेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब वो एयर को इनहेल करने लेना, और एक्सपिरेशन मतलब एयर को एक्सहेल कर लेना है। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ब्रीदिंग के जो स्टेजेस है, ब्रीदिंग इनवॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन, अंदर लिया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में, ठीक है। और एक्सपिरेशन जिसमें जो होता है एल्वियोलर में, जो एल्वियोली में, जो हमारे एल्वियोलाई में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको एक्सहेल कर देना, क्योंकि उसमें कार्बन गैस एक्सचेंज होगी तो कार्बनिक डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा है, तो उसे एक्सहेल कर देना, ठीक है। The movement air into and out of the lung is carried out by creating and pressure gradient between the lungs and atmosphere. ये किसके थ्रू पॉसिबल है? प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के लिए, है ना। मतलब अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा फोर्सफुली तो हमारा जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो कैसे होगा? अगर हमारे बॉडी में अमाउंट अच्छा खासा है ऑक्सीजन का, तो हम क्यों लेंगे ऑक्सीजन? जाहिर सी बात है ना, क्यों लेंगे? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, हमें ज़रूरत पड़ती है इनहेलेशन की, हमारे टिश्यूज़ को ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? इनहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको ज़रूरत पड़ रही है, हमें थकान महसूस होती है ना। अगर हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते हम तो हमारी बॉडी टायर्ड लगती है, हमें ढंग से काम नहीं किया जाता, इवन हमें बोलने में दिक्कत होती है। ये नहीं कि अगर ऑक्सीजन ले रहा, अगर जैसे आपका पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है तब भी आपको बहुत ज़्यादा ही हार्म होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, है ना, ठीक है। क्रिएटिंग द ग्रेडियंट प्रेशर बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, तो ग्रेडियंट प्रेशर बनाते हैं हमारे जो पल्मोनरी में जो प्रेशर रहता है, मतलब जो एयर रहता है वो डीऑक्सीनेटेड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम ऑक्सीनेटेड लेते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन कैसे होता है? जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनको एक नेगेटिव प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसके थ्रू जो होता है हमारा लंग्स जो है इनहेलेशन कर लेता है ना। आप कंटिन्यूसली बोलते जाइए, जैसे मेरी आदत है एक सांस में बोलने की, बोलते रहने की, तो मेरी सांस जो है वो फूल जाती है ना, बहुत जल्दी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले बोलती रहती हूँ, फिर सांस लेती हूँ, है ना, जैसे अभी भी वीडियो में समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो वही क्या होता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो प्रेशर है वो बन गया है ना, तो उसके थ्रू क्या होगा? इनहेलेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। तो इसके थ्रू जो होता है हमारा वो है, हमारा जो एयर है, डीऑक्सीनेटेड एयर है, वो हम बाहर एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। जो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है किसका होता है? हमारे लंग्स को वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। हमारे जो रिब्स हैं उनके बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, पढ़ा ही होगा आपने, इंटर कोस्टल मसल्स कहते हैं उन्हें हम। जो हमारे रिब्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे रिब्स कोलैप्स ना हो, है ना, हमारे लंग्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, है ना, इसके लिए होता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है। ये ग्रेडियंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन इज initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह देता है ना। हमारी थोरैसिक कैविटी बड़ी हो जाती है, तो जब वो उनको जगह देता है तो हमारे लंग्स थोरैसिक चैम्बर सब जो होता है एक्सपैंड होगा, अब हम इनहेल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम causing increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। जो हमारा ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इसमें इसको जो वो इसकी जो कैविटी इंक्रीज करता है, इसका जो साइज इंक्रीज करता है वो कौन करता है? डायफ्राम करता है, ठीक है। जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होता है और स्टर्नम होता है, ये क्या करता है? ऊपर की तरफ आ जाता है ना। जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये क्या करता है? हमारे जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होते हैं उसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल कैविटी मतलब ये वाला हिस्सा, अगर जैसे ये एक सीधा बंदा खड़ा है ना,
हेलो गाइस ना, ये एक सीधा बंदा खड़ा है, तो ये हो गया इसका वेंट्रल और इसके पीछे वाला डॉर्सल, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर है ना। तो डायफ्राग्राम जो होता है वो क्या करता है, इधर का साइज इंक्रीज करता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है ना ये इधर का साइज इंक्रीज करते हैं, है ना। तो ये काम होता है, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी कॉजेज थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। जो ये जो थोरेसिक कैविटी का जो इंक्रीज हो जाता है, साइज जो इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, जो हमारे जो थोरेसिक और जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो ये पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है हमारा, जो वो लंग्स का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करता है, इंटर पल्मोनरी प्रेशर को जो होता है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उनसे जो है ये कम हो जाता है, उनसे कम रहता है, इसके थ्रू जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, और जो हमारा जो इंस्पिरेशन है वो हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राग्राम का, और इंटरकोस्टल मसल्स का रिटर्न हो जाना अपने नॉर्मल साइज में, नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्या रिड्यूस करता है, थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो रिड्यूस कर देता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, फिर क्या होता है, हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. हम जो है फोर्सफुली इनहेल भी कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल भी कर सकते हैं, है ना। तो जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, जब आप भागते हो, तो भाग के जब आप सांस लेते हो घर में आके, तो क्या करते हो आप, इंस्पिरेशन कैसे करते हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन रहती है वो, नहीं ना, वो तगड़ी इंस्पिरेशन रहती है, आप बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हो, है ना। तो हम अपने उसका जो साइज़ है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, जो हमारे एब्डोमेन में जो हमारे मसल्स प्रेजेंट हैं वो कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं जिसके थ्रू ये जो पॉसिबल है, ठीक है। एक जो एवरेज है, जो हेल्दी बंदा है वो 1 मिनट में 12 से 16 बारी सांस ले लेता है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल एस्टिमेट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। जो हमारा जो वॉल्यूम है कि हम कितना एयर ले रहे हैं, कितना एयर एक्सहेल कर रहे हैं, वो अमाउंट किससे, स्पायरोमीटर से कैलकुलेटेड होता है, स्पायरोमीटर से एस्टिमेट लगाया जाता है, नापा जाता है। यहाँ पे आप जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो हो रहा है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, डायफ्राग्राम कहाँ जा रहा है हमारा और हमारे लंग्स कहाँ जा रहे हैं, उसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ये थोरेसिक कैविटी है कैसे इंक्रीज हो रही है डायफ्राग्राम के थ्रू, और जो हमारे रिब्स वगैरह के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये इंस्पिरेशन का है और ये एक्सपिरेशन का है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की और कैपेसिटीज़ की, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपना टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इंस्पायर करता है इंसान, जो इनहेल और एक्सहेल करता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी हम नॉर्मल बात करते हुए सांस ले रहे हैं, चलते हुए सांस ले रहे हैं, नॉर्मली जो ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये कितनी होती है, 500 मिलीलीटर जो होती है हमारी, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन वो है वॉल्यूम वो होती है, ठीक है। हेल्दी में कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 600 to 800 ml होना चाहिए, मे बी पर मिनट, हाँ पर मिनट दे रखा है तो वो बात सही है, ठीक है, पर मिनट दे रखा है तो सही है, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये क्या होता है, ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है एक फोर्सिबल उसके थ्रू, है ना। मैं अगर जैसे ज़बरदस्ती सांस लूँ तो ये वो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा सांस ली है ना, फोर्स करा खुद को कोई एक्स्ट्रा सांस लेने के लिए। ये कितनी होती है एवरेज, ये 2500 से आपका 3000 ml जो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या हो, सिमिलरली क्या हुआ, जो हमने फोर्सफुली एक्सहेल करा है ना, मैं फोर्सफुली एक्सहेल करूँ जितना, तो वो हमारे होती है फोर्सिबल, तो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। कितनी होती है 1000 ml से 1100 ml, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन,
हमारे जो लंग्स हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई एयर की वॉल्यूम पड़ी रहती है, पहली बात, ठीक है। हमारा लंग्स जो है बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, कभी भी बिल्कुल एम्प्टी वो कभी नहीं होता है। तो जो हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ एयर पड़ा रहता है हमारे लंग्स में, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसमें वो कितना है, उसका जो एवरेज है वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको ऐसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बताती हूँ जिससे जो मिल के बने हैं, है ना। जैसे अगर हम टाइडल वॉल्यूम में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मिला दे, रेजिडुअल वॉल्यूम मिला दे तो कितना होगा, है ना। तो उन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ये एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जो एक पर्सन नॉर्मल इंस्पिरेशन में लेता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा IRV है वो ले लिया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या इंक्लूड करता है, हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो करता है, और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है वो करता है, ठीक है। जो फोर्सिबल हम लेते हैं उन्हें करता है। कहाँ गया, हाँ, ठीक है। जो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब फोर्सफुली जो हम टाइडल वॉल्यूम के साथ है वो करके, और जो फोर्सफुली करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ERV प्लस RV, ठीक है। जो एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो लंग्स में प्रेजेंट रहता है हमेशा, ठीक है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी। तो वो क्या होता है, ERV प्लस RV, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जो हमने एक्सपिरेटरी वो एक्सहेल करा वो। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वाइटल वॉल्यूम की, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, मतलब एक फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो बंदा जो भी है वो ब्रीथ कर सकता है, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, ठीक है। फोर्स इंस्पिरेशन के बाद जो भी इंसान वो फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो भी इंसान जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अपने अंदर कैरी कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, कि हमारे लंग्स की जो है, उसके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इतनी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले ERV होता है, TV होता है, और IRV होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन, मतलब एक पूरे ब्रीदिंग की बात हो रही है कि एक्सपिरेशन भी और इंस्पिरेशन भी, ठीक है। फोर्सफुली जो भी करते हैं वो, और जो भी एडिशनल किसी का अमाउंट ज़्यादा होता है भाई, किसी का कम होता है ना, तो वो भी लिया हो, तो उन सबको कंक्लूड करके जो होता है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, ठीक है। सिमिलरली उसका उल्टा है, एक फोर्स इंस्पिरेशन के बाद जो भी करा हमने, ठीक है, वो क्या इंक्लूड करता है, RV, ERV, TV एंड IRV प्लस वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब जितना भी अमाउंट है लंग कैपेसिटी का उन सबको ऐड कर दीजिए आप, वो हमारा होगा टोटल लंग कैपेसिटी। सो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगले लेक्चर में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, और मोस्ट प्रोबेबली एव्स का भी जो है वो रेस्पिरेशन कवर कर दें, होपफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।